हेलो एवरीवन। अभी हम यूसिन जीके से पढ़ेंगे द रिवोल्ट ऑफ 1857 का सेकंड पार्ट। इसमें हम देखेंगे कि ये रिवोल्ट की स्टार्टिंग कहाँ से हुई और रिवोल्ट कैसे फैला। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी बिगिनिंग कहाँ से हुई। तो जो स्पार्क का काम किया था वो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। तो रॉयल एनफील्ड एनफील्ड राइफल्स आए थे और एनफील्ड राइफल्स में जो ग्रीस था वो काउ और पिग का ग्रीस यूज किया गया था। और उसी ने एक स्पार्क जैसा काम किया। और इसके अलावा एक और अफवाह थी कि जो सैनिकों का आटा है उसमें बोन का पाउडर मिला हुआ है। ये दोनों चीजों को देखते हुए सिपाही जो थे वो बहुत नाराज हो गए और 29 मार्च 1857 में बराकपुर में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने बोला कि हम जो नई एनफील्ड राइफल्स है उसकी कार्ट्रिजेस का यूज नहीं करेंगे। और इसी के चलते सिपाही मंगल पांडे जो है 34 नेटिव इन्फेंट्री के, इन्होंने दो ब्रिटिश अफसर जो इनके दो सीनियर्स थे उनको मार दिया। और इसी के चलते ब्रिटिशर्स ने उनको 6 अप्रैल को फांसी पे चढ़ा दिया। फिर हम आते हैं 24 अप्रैल पे। 24 अप्रैल 1857 को फिर एक रिवोल्ट होता है, लेकिन ये होता है मेरठ में। तो जैसे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट रिवोल्ट जो हो रहा है या फर्स्ट म्यूटिनी जो हो रहा है वो 29 मार्च में हो रहा है और फिर दूसरी बार हो रहा है वो 24 अप्रैल को हो रहा है। तो कुछ एक बैलेंस नहीं है कि कुछ प्लान नहीं था। ये सिर्फ बातें पहुंच रही थी दूर दूर तक, तो उससे लोगों को जोश आ रहा था और लोग म्यूटिनी कर रहे थे। तो ये रिवोल्ट होता है मेरठ में। और मेरठ में भी सेम कहानी थी कि लोगों ने, जो सिपाही थे उन्होंने नए कार्ट्रिजेस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया, विद्रोह छेड़ दिया। ये विद्रोह छेड़ते ही ब्रिटिशर्स ने 5 जो सिपाही थे उनको हैंग कर दिया और 85 लोगों को प्रिजनर बना दिया। ये हुआ था थर्ड नेटिव कैवलरी या थर्ड, इसको थर्ड बंगाल कैवलरी भी कहते हैं। तो ये इधर हुआ था। और इसके नेक्स्ट डे 25 अप्रैल को जो 85 प्रिजनर्स थे जिनको विद्रोह के चलते ब्रिटिशर्स ने अंदर जेल में रख दिया था, उन सबको दूसरे सिपाहियों ने विद्रोह करके रिलीज कराया और उनके जितने सीनियर्स थे उन सबको मार दिया। और मारो फिरंगी को नारे लगाते हुए जेल्स को तोड़ा, उनके सीनियर जो यूरोपियंस थे उनको मारा और उनके घरों में आग लगा दी और वो चले गए दिल्ली। दिल्ली जाते ही उन्होंने बहादुर शाह जफर जो उस टाइम पे 83 ईयर्स के हो गए थे उनको बोला कि आप फिर से हमारे राजा बन जाओ और आपकी लीडरशिप में हम बगावत करेंगे और इंडिया को अंग्रेजों से आजाद करवाएंगे। जैसे ही मेरठ से सिपाही दिल्ली आए और दिल्ली में भी उन्होंने अ, एक विद्रोह दिखाया और वहां पे जो अंग्रेज थे वहां से भी उन्हें भगाया। तो दिल्ली में 1803 में सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद अंग्रेजों की एक कंटेनमेंट थी वहां पे और वहां से उन्होंने अंग्रेजों को भगा दिया। और हम कह सकते हैं कि जो दिल्ली था उसको सीज कर लिया गया बगावतियों द्वारा। और ये सब देख के जो वहाँ के लोकल सिविलियंस थे उन्होंने भी इनका साथ दिया। और बहादुर शाह जफर वैसे हाँ तो नहीं बोलना चाहते थे, बट इन्होंने बेमन से हाँ बोल दिया कि मैं आपका शहंशाह हिंदुस्तान बनने को तैयार हूँ। और उनके नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली में ये रिवोल्ट किया। अब हर जगह ये बात बड़ी तेजी से फैली कि दिल्ली पर लोगों का कब्जा है। तो ये देख के लोगों में एक बहुत जोश जगा, क्योंकि दिल्ली कैप्चर करना एक बहुत बड़ी बात थी। तो दिल्ली कैप्चर करके लोगों का बहुत मनोबल बढ़ा, तो लोगों ने सोचा कि अब हम भी कुछ कर सकते हैं। तो जून 1857 में झांसी, ग्वालियर और लखनऊ और इलाहाबाद में भी विद्रोह छिड़ा। तो बंगाल की जो आर्मी में 74 रेजिमेंट्स थे उसमें से 54 रेजिमेंट ने बगावत छेड़ दी। और फिर ये तेजी से अवध, रोहिलखंड और बुंदेलखंड, सेंट्रल इंडिया और बिहार और ईस्ट पंजाब में फैल गया। मतलब बगावत यहाँ तक फैल गई थी। दिल्ली में जो लीडर थे इस रिवोल्ट के वो थे बख्त खां। ये जो थे ये कोतवाल थे। कोतवाल या हम कह सकते हैं कमांडर इन चीफ दिल्ली के। और इन्होंने दिल्ली की तरफ से लीडरशिप ली। फिर कानपुर में नाना साहिब और उनके दो इम्पोर्टेंट सपोर्टर्स हम कह सकते हैं तात्या तोपे और अजीमुल्ला, इन लोगों ने मिलकर कानपुर कैप्चर किया। तो नाना साहब कौन थे? ये लास्ट पेशवा बाजीराव सेकंड जो थे उनके अडॉप्टेड बेटे थे। और नाना साहब के दो ट्रस्टेड जनरल्स थे तात्या तोपे और अजीमुल्ला। और 1857 की म्यूटिनी के दौरान नाना साहब और तात्या टोपे ने कानपुर को ब्रिटिशर्स से आजाद किया।
लेकिन फिर 1 साल के अंदर अंदर ही ब्रिटिश आर्मी ने अ, तात्या तोपे को वहां से भगा दिया था। और ये ब्रिटिश आर्मी किसने लीड की थी? कॉलिन कैंपबेल ने। लखनऊ में जो रिवोल्ट था वो बेगम हजरत महल जो थी उन्होंने लीड किया था। ये थी बेगम ऑफ अवध। और जो किंग या वाजिद अली शाह थे, जो किंग थे अवध के, जिनको अवध के एनेक्सेशन के बाद हटा के कैलकटा भेज दिया गया था, उनकी वाइफ है ये। तो लखनऊ में मोर्चा उन्होंने संभाला। और कॉलिन कैम्पबेल और जनरल आउटराम ने अवध को बाद में बेगम से कैप्चर कर लिया था 1858। लखनऊ और कानपुर जो थे वो इम्पोर्टेंट सेंटर्स थे इस म्यूटिनी के। हजरत महल की हेल्प के लिए नाना साहब ने तात्या तोपे को वहां भेजा था। और वहां से उन्होंने ये कैप्चर। लखनऊ और कानपुर में जो विद्रोह था वो हाथ से निकल गया था। वहां पे बहुत वायलेंस देखने को मिला। वहां पे बहुत से ब्रिटिश ऑफिसर्स और उनकी फैमिलीज को मार दिया गया। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने परमिशन नाना साहब से ले ली थी और उनको परमिशन मिल गई थी वहां से निकलने की। बट क्योंकि ये एक प्लान्ड रिवोल्ट नहीं था, तो लोग जो थे वो बहुत कंट्रोल से बाहर हो गए थे और उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स और उनकी फैमिलीज को भी मारना शुरू कर दिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस बात को एक प्रोपेगेंडा टूल जैसा यूज किया और उन्होंने कहा कि जो भारतीय हैं, उन्होंने लंदन में ऐसी बात कही कि जो भारतीय है वो अ, बर्बर सैनिक है, उनमें कुछ तमीज नहीं है या एथिक्स नहीं है। ब्रिटिशर्स ने जब बाद में रिकैप्चर किए थे ये सब प्लेसेस को, तो उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा था। उन्होंने शहर में जो दिखता था सबको खत्म कर दिया था। एक एक चीज का बदला लिया था उन्होंने, भिखारियों को तक मार डाला था। तो उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। कानपुर को कैप्चर करने के बाद नाना साहेब ने तांत्या तोपे को 20,000 लोगों के साथ रानी लक्ष्मीबाई की हेल्प करने के लिए झांसी भेजा। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जो है वो ब्रिटिशर्स से लड़ रही थी। और ब्रिटिश आर्मी उस टाइम कौन लीड कर रहा था? सर ह्यूज रोज। लेकिन झांसी की जो लड़ाई थी वो रानी लक्ष्मीबाई हार गई थी और ब्रिटिशर्स का उस पर कब्जा था। उसके बाद तांत्या तोपे और रानी रानी लक्ष्मीबाई जो है वो ग्वालियर पहुंचे। और उन लोगों ने ग्वालियर में सिंधिया से सपोर्ट मांगा। बट जो ग्वालियर के सिंधिया थे वो अंग्रेजों की तरफ थे, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का सपोर्ट नहीं किया। और रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या तोपे ने जो ग्वालियर का किला था उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन कुछ दिन बाद जो यूज रोज थे वो फिर से यहाँ पे आए और इन्होंने ग्वालियर फिर से कैप्चर कर लिया और रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया। अब हम तात्या तोपे की बात करते हैं। तो तात्या तोपे इस पूरे जो सिपोई म्यूटिनी है या रिवोल्ट ऑफ 1857 है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं क्योंकि ये एक इकलौते पर्सन है जिन्होंने बोला था कि अलग अलग लड़ाई करने से कुछ नहीं होता, हमें एक कोऑर्डिनेटेड वॉर का अटेम्प्ट कर। और इन्होंने अटैक्स ऑर्गेनाइज करवाए या कोऑर्डिनेट करवाए राजपुताना, मालवा, पंचमहल और बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। पंचमहल में उन्होंने एम किया कि जो भील्स थे जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में थे उनको ऑर्गेनाइज किया जाए। जो ये रिबेलियन है ये राजस्थान की भी कुछ प्लेसेस पे हुआ था, जैसे कि अहुआ, नीमच, कोटा, इन सब प्लेसेस में हुआ था। और यहाँ पे बहुत जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उन्होंने अपने ही राजा के अगेंस्ट में मोर्चा निकालना शुरू कर। तो बिहार में कैंपेन संभाला कुंवर सिंह ने, जो जमींदार थे आरा के। और फैजाबाद जो अवध का ही पार्ट था उसमें मौलवी अहमदुल्ला ने कैंपेन को संभाला। रिवोल्ट के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने अपना जो हेडक्वार्टर था वो दिल्ली से इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया था और कैपिटल तो उनका कैलकटा ही था। ये प्लेस है और रिवोल्ट ऑफ 1857 के इम्पोर्टेंट लीडर्स जो वो प्लेस के नेम्ड है वो है। तो आप ये जो टेबल है उसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ द रिवोल्ट की। उससे पहले हम जानते हैं कि फेट ऑफ रिबेल्स, रिबेल्स के साथ क्या हुआ। तो जो बहादुर शाह जफर थे उनको रंगून भेज दिया गया। नाना साहब जो थे वो नेपाल भाग गए। और बेगम हजरत महल भी नाना साहब के साथ नेपाल चली गई थी। और तात्या तोपे जो है उनके बारे में पता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया, उनके किसी जान पहचान वाले ने बता दिया था कि वो कहाँ है। और कुछ कहते हैं कि वो वहां से चले गए, तो इनका कंफर्म नहीं है। फिर रानी लक्ष्मीबाई जो है उनको बैटल फील्ड पे ही मार दिया गया था
ह्यूज रोज द्वारा। तो अब ये तो हम लीडर्स की बात कर रहे हैं, जो नॉर्मल सैनिक थे, जो सोल्जर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उनके साथ क्या हुआ। तो मई 1858 तक सब शहर जीत लिए गए थे ब्रिटिशर्स द्वारा, और सैनिकों को तोप से बांध बांध कर उनको ब्लास्ट कर दिया था। और जो लोग थे, जनता थी जिन्होंने डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया था इस रिवोल्ट में, उन लोगों को फांसी पे पेड़ों पर लटका दिया गया था। कहते हैं इलाहाबाद के पास कई किलोमीटर तक ऐसा कोई पेड़ नहीं था जिस पर एक लाश न लटकी हो। ये करके ब्रिटिशर्स क्या दिखाना चाहते थे, तो ब्रिटिशर्स सब तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते थे कि ब्रिटिश के अगेंस्ट में बगावत ना करें। उन्होंने जो भी शहर में मिला सबको मार दिया, भिखारियों को तक नहीं छोड़ा। अब हम आते हैं ड्रॉबैक्स या वीकनेस इस रिवोल्ट के क्या थे। जो रिवोल्ट था वो पूरी कंट्री को इकट्ठा नहीं कर पाया, उसने पूरी कंट्री में एक नेशनलिज्म की फीलिंग लाने में ये रिवोल्ट असमर्थ रहा। ये रिवोल्ट मोस्टली अवध और दिल्ली वाले जो एरिया है वहां पे सबसे ज्यादा इस रिवोल्ट का असर हुआ था। लेकिन अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहां तक तो ये रिवोल्ट पहुंचा ही नहीं था, और ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडिया में पहुंचा था लेकिन इतना इम्पैक्टफुल नहीं था। फिर जो इम्पोर्टेंट किंगडम्स है वो अंग्रेजों के साथ थे। इम्पोर्टेंट किंगडम्स जैसे सिंधिया जो है ग्वालियर के, होलकर इंदौर के, निजाम हैदराबाद के, राजा जोधपुर के, और दूसरे जो राजपूत रूलर्स हैं वो सब हम कह सकते हैं कि वो ब्रिटिश के साथ थे या फिर वो न्यूट्रल थे। और जब ये रिवोल्ट हो रहा था तो इस रिवोल्ट पे दमन करने के लिए बहुत से ऐसे किंगडम्स थे इनमें से जिन्होंने अपनी आर्मी भेजी ये रिवोल्ट सप्रेस करने के लिए। जो मॉडर्न इंटेलिजेंट या मॉडर्न एजुकेटेड क्लास है जो उस टाइम पे बंगाल में उभर रही थी, उन्होंने इस रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये जो रिवोल्ट है ये इसका एक बैकवर्ड आउटलुक है। जो लोग रिवोल्ट कर रहे हैं वो अपनी सत्ता वापस पाने के लिए कर रहे हैं। जैसे नाना साहेब, हजरत महल और तात्या तोपे हैं, ये रिवोल्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि इनको इनकी सत्ता वापस मिल जाए। जो रिबेलियंस है, इंडियन रिबेलियंस, उनके पास मॉडर्न हथियार नहीं थे, उनके पास प्रॉपर वॉर के मटेरियल्स नहीं थे, और जो ऑर्गेनाइजेशन था वो प्रॉपर नहीं था, यूनिटी और कोऑर्डिनेशन नहीं था, प्लानिंग नहीं थी, फंड्स नहीं थे, क्योंकि एक्चुअली ये रिवोल्ट प्लान किया ही नहीं गया था। फिर हम कह सकते हैं कि एक नेशनलिज्म की जो फीलिंग है उसकी एब्सेंस थी। और इसके अलावा हमारे पास बेटर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी जैसे कि ब्रिटिशर्स के पास थी। वो टेलीग्राफ का यूज करके किसी को भी बुला पाते थे, लेकिन हमारे पास टेलीग्राफ फैसिलिटीज नहीं थी। तो अंग्रेजों ने कैप्चर कर लिया था दिल्ली को 20 सितंबर 1957 में, और उसके बाद जो सैनिक थे उनका मनोबल टूट गया था, जो विद्रोही थे उनका मनोबल टूट गया था। जैसे जब सबसे पहले जब इन लोगों ने दिल्ली को हथियाया था तो इनका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ था, वैसे ही जैसे दिल्ली गया वो कॉन्फिडेंस नीचे आ गया, और दिल्ली के गिरते ही जो रिवोल्ट था वो डिसअपियर होता हुआ दिखने लगा। ये थी ड्रॉबैक्स इस रिवोल्ट के, और हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नेचर ऑफ द रिवोल्ट और इसके क्या इम्पैक्ट पड़े।